Hello everyone, welcome back to my channel. So this is the third lecture series of gravitation chapter 10th science. Before getting started, please subscribe to my channel. It motivates me to make more such videos. आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में. सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं इस लॉ के बारे में. एन इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट. लास्ट वीडियो में मैंने आपको केपलर्स लॉज पढ़ाए थे. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप पहले उसे देखिए. मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. जोहानस केपलर वॉज अ जर्मन एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन. जोहानस केपलर जर्मन एस्ट्रोनॉमर थे और एक मैथमेटिशियन थे. उनका बर्थ ईयर 1571 था और ईयर 1630 में उनकी डेथ हो गई. He started working as a helper to the famous astronomer Tycho Brahe in Prague 1600. Okay. After the sudden death of Brahe in 1601, Kepler को उनकी जगह पे अपॉइंट कर दिया एज अ रॉयल मैथमेटिशियन. केपलर ने ब्राहे के प्लानिटरी पोजीशंस को ऑब्जर्व किया और इसी ऑब्जर्वेशंस की हेल्प से उन्होंने प्लानिटरी मोशन की लॉज को डिस्कवर किया था. इसके अलावा केपलर ने काफ़ी सारी बुक्स भी लिखी थी और इसके बाद केपलर की लॉज की मदद से न्यूटन ने नया लॉ दिया जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ डेफिनाइट फोर्स. कोई भी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और उन दोनों के बीच में क्या होता है, कोई एक सर्टन फोर्स होता है उन दोनों के बीच में. ठीक है, तो दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस. मतलब दोनों ऑब्जेक्ट का मास जो भी है, जैसे यहाँ पे हमने ले लिया m1 एंड m2, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द force. Okay, and is inversely proportional to the square of distance between them. इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस हमने क्या ले लिया, r, और इसका स्क्वायर मतलब r का स्क्वायर क्या होगा, फोर्स से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा. द फोर्सेस एक्ट इन डायरेक्शन ऑफ लाइन कनेक्टिंग द सेंटर ऑफ टू ऑब्जेक्ट. अब ये जो डिस्टेंस r लिया है ये दो ऑब्जेक्ट के बाहर से नहीं लिया है, दोनों ऑब्जेक्ट का जो सेंटर है वहाँ से हमने गिनना है डिस्टेंस. ठीक है, तो r कहाँ से लेंगे हम, दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर से गिना जाएगा r. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर. अगर हम ये प्रोपोर्शनलिटी साइन निकाल देंगे तो लगेगा इज इक्वल टू लगेगा और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आ जाएगा, मतलब g. तो g क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. इफ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल, द फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स आर ऑल्सो डबल्ड. ठीक है, अब मास और फोर्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. मतलब मास बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा और अगर फोर्स बढ़ेगा तो मास बढ़ेगा. ठीक है, तो अगर हमने मास, कोई भी एक ऑब्जेक्ट के मास को हमने डबल कर दिया तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो फोर्स भी डबल हो जाएगा. ठीक है, ऑल्सो इफ द डिस्टेंस इज डबल, द फोर्स डिक्रीजेज बाय द फैक्टर ऑफ 4. ठीक है, अब फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, मतलब r, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो अगर फोर्स बढ़ेगा तो डिस्टेंस कम हो जाएगा. ठीक है, और अगर हम डिस्टेंस को कम करेंगे तो इनडायरेक्टली फोर्स बढ़ेगा. तो यहाँ पे इफ द डिस्टेंस इज डबल, अगर हमने डिस्टेंस को डबल कर देंगे तो फोर्स डिक्रीज हो जाएगा बाय द फैक्टर ऑफ 4. अब 4 से क्यों डिक्रीज होगा, क्योंकि अगर r को हम 2 लेंगे बिकॉज वी आर डबलिंग द डिस्टेंस, तो 2 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 4 हो जाएगा, इसलिए द फोर्स डिक्रीजेस बाय फैक्टर 4. द वैल्यू ऑफ g वॉज फर्स्ट एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड बाय हेनरी कैवेंडिश. In SI units, its value is 6.673 into 10 to the power minus 11 Newton meter square
पर kg स्क्वायर। ठीक है, g की वैल्यू क्या है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। और इस वैल्यू को किसने ढूंढ के निकाला एक्सपेरिमेंटली? हेनरी कैवेंडिश। नाउ द लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन इज ऑल्सो नोन एज इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ क्यों बोलते हैं हम देखेंगे इसके पहले वाली स्लाइड में। इक्वेशन क्या बोलता है? फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो अगर हम इस डायग्राम में देखेंगे, द चेंज इन ग्रेविटेशनल फोर्स विद डिस्टेंस फॉलोज द इनवर्स स्क्वायर लॉ। मतलब अगर फोर्स डिस्टेंस r है तो उसका फोर्स होगा F। अगर हम डिस्टेंस को 2r कर देंगे तो फोर्स देखो डिक्रीज हो रहा है बाय द फैक्टर ऑफ 1/4, है ना। अगर डिस्टेंस को हम डबल कर देंगे तो फोर्स डिक्रीज हो जाएगा बाय द फैक्टर ऑफ 4। इसलिए इनवर्स स्क्वायर लॉ हम बोलते हैं। इनवर्स मतलब डिक्रीज हो रहा है, और स्क्वायर इसलिए क्योंकि अगर हम 2 से डिक्रीज करेंगे तो 2 का स्क्वायर हम करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 4 के फैक्टर से फोर्स डिक्रीज हो रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। ओके, दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। स्टे ट्यून्ड विथ अस।